नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आपने अभी तक जेपीएससी का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो उसको समय से पहले भर देना है, क्योंकि लास्ट समय में हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो समय से पहले उसको भर देना है ताकि आप निश्चित होकर अपनी तैयारी में लगे रहें। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि यह झारखंड करंट अफेयर जेपीएससी और जीएसएससी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और अभी हमारा जेपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। पीटी के लिए हमें जमकर तैयारी करनी है ताकि हमारा पीटी क्लियर हो, फिर हम उसका मेंस का प्रिपरेशन में जी जोर से जी जान से लग जाएं। तो जैसा कि पिछला हमने 8 तारीख तक के करंट अफेयर्स को देखा था, आज हम लोग 9 और 10 मार्च के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जियोलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात से एक मादा हिप्पो लाया गया, उसका नाम क्या है? नैना, अनुष्का, आनंद, प्रियंका। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, नैना। और ये क्या है? एक मादा हिप्पो है। और कहाँ से लाया गया है? जूलॉजिकल गार्डन सूरत से लाया गया। तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग नीचे देख लेते हैं। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पे है? झारखंड में है, रांची में है और ओरमांझी में है ये। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जियोलॉजिकल गार्डन सूरत गुजरात से नैना नामक मादा हिप्पो लाई गई है। अब देखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है वो कब है, कैसे इसका स्थापना हुआ, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्थापना इसका कब हुआ है दोस्तों? तो 1994 में हुआ है। और स्थान कहाँ पे? ओरमांझी, रांची में। ओरमांझी क्या है? रांची का एक प्रखंड भी, ब्लॉक भी है। अब प्रत्येक वर्ष लगभग 8 लाख लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। और जब भी अगर रांची आते हो, झारखंड में अगर रांची जिला में आते हो, तो आपको ज़रूर ओरमांझी जैविक उद्यान जाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, 2024 तक घर तक क्या है? नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक राज्य के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो भी हमारे यहाँ पे देखिएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? मिथिलेश ठाकुर हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 अप्रैल से झारखंड के किस जिले में छऊ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? अब देखिए, जैसे छऊ महोत्सव का नाम आएगा तो आपको कहाँ पे हम लोग चले जाएंगे? कोल्हान के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो कोल्हान में आपको कौन कौन सा आता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा तो अलग है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां हमारा ये 4 ऑप्शन है। और इसका सही उत्तर हमारा होगा सरायकेला खरसावां, जिसको छऊ महोत्सव के लिए बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जगह है। अब थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरायकेला खरसावां में 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक क्या किया जाएगा? राजकीय चैत्र पर्व, छऊ महोत्सव, पर्यटक मेला का आयोजन स्थानीय बिरसा मुंडा में स्टेडियम में किया जाएगा। और क्या क्या है महोत्सव में? सरायकेला छऊ के अलावा खरसावां शैली का छऊ, मानभूम छऊ, मयूरभंज छऊ, संथाली नृत्य, मुंडारी नृत्य, सिंघुआ छऊ, माघे नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब 5-6 तरह के जो छऊ, देखिए हम लोग को लगता है छऊ नृत्य एक ही, लेकिन उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उन्हीं सब प्रकारों में क्या है, इस तरह के नृत्य वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। और यह कब से? 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इस मेले में अभी देखिएगा इस बार क्या है, उड़ीसा का भी नृत्य को इसमें शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि सरायकेला खरसावां क्या है, उड़ीसा बहुल क्षेत्र होने के नाते और ज़िला होने के नाते यहाँ पे उड़ीसा नृत्य को भी ओडिसी, जो वहाँ उड़ीसा का क्या ओडिसी नृत्य है, उसको भी इस बार इस छऊ महोत्सव में शामिल किया गया है। तो प्रश्न किसी तरह का भी बन सकता है, इसलिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। और सरायकेला खरसावां कैसा क्षेत्र है? तो उड़ीसा बहुल, मतलब देखिएगा कि वहाँ पे हर तरह की भाषाएं, जैसे पंचपरकनिया भाषा तो बोला ही जाता है, लेकिन हर तरह के उड़िया का भी थोड़ा उनके डायलेक्ट में नज़र आता है।
अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब और सरायकेला खरसवां के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब भी अगर कोई जिला आ जा रहा भी तो हमें उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। धीरे धीरे हम सारे जिलों के बारे में जान जाते हैं। अगर हमारा पिछले का करंट अफेयर आपने देखा होगा तो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि कोई भी जिला अगर आए तो हम उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे पाएँ, ताकि आप वहाँ के क्षेत्रफल, लिंगानुपात, गठन और क्या क्या जिले हैं, जिले में कौन कौन से प्रखंड हैं उनके बारे में आप जान पाए, उस जिले में क्यों जिला प्रसिद्ध है उसके बारे में जान पाए। तो सरायकेला खरसवां के बारे में आज हम लोग जानेंगे, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। इसका गठन कब हुआ है दोस्तों? तो 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 5657 वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात की बात की जाए तो पूरे झारखंड का कितना, 948 से 1000 में। और अगर सरायकेला खरसवां की बात की जाए तो इसका कितना है, 956 है। क्लियर। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात। तो सरायकेला खरसवां का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? तो इसका जनसंख्या घनत्व हमारा है 401, और पूरे झारखंड की बात करें तो 414। अब अनुमंडल की बात करें तो कितना है यहाँ पे सरायकेला खरसवां में? तो सरायकेला खरसवां में 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन? सरायकेला और चांडिल। प्रखंड की बात की जाए तो कितने? 9 प्रखंड हैं। और विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 3 है, सरायकेला, खरसवां एवं ईचागढ़। सरायकेला, खरसवां एवं ईचागढ़, ठीक है। प्रमुख नदियाँ की बात की जाए तो यहाँ से स्वर्ण रेखा, खरकई, करकरी एवं संजय प्रमुख नदियाँ हैं। अब प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो सरायकेला ग्लास वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीड़ी लाह के समान चमड़ा एवं लकड़ी के उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं। पर्यटक स्थल की बात की जाए तो यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं? चांडिल डैम देख सकते हैं, जयदा मंदिर है एवं दलमा टॉप भी यहीं पे स्थित है। अब हम आप लोग बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। और आज का चौथा प्रश्न कह रहा है कि झारखंड की बेटियां दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी एवं अंकिता भगत किस खेल से जुड़ी हुई हैं? हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, कराटे। हमारे रहे 4 ऑप्शन और इसका सही उत्तर हमारा होगा, ये लोग चारों किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो तीरंदाजी से। ये जो हम लोग अभी किनके किनके बारे में बात कर रहे थे, दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी और अंकिता भगत, ये तीनों खिलाड़ी किन से जुड़ी हुई हैं? तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। हमारा सही सी ऑप्शन है। अब देखेंगे कि कब ये खेल कहाँ पे होने वाला, तो पेरिस में अगर देखिएगा तो जून 2021 में वर्ल्ड कप के लिए इनका चयन हुआ है। और इनके लिए कितने 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, और इस टीम में झारखंड की 3 महिला तीरंदाजी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड से कोई भी खेल हो रहा है तो यहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी स्टेट लेवल से देश लेवल पे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें। तो इन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि हम देश का नाम इसी तरह रोशन करेंगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किनका चयन टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में के लिए किया गया है? तो अगर आपने ऊपर का क्वेश्चन को सुना होगा ध्यान से तो आप सही उत्तर इसका दे देंगे। दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भगत, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? जैसे मैंने भी बताया था, दीपिका कुमारी भी, कोमालिका बारी और अंकिता भगत, यही तीनों खिलाड़ी क्या हैं? झारखंड से। तो उपयुक्त तीनों यहाँ पे क्या हो गया? सही उत्तर हमारा हुआ। अब थोड़ा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन तीरंदाजी संघ ने टोक्यो में इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 6 सदस्य यानी 3 पुरुष और 3 महिला भारतीय टीम की घोषणा की थी। और इसमें क्या चयनित 3 महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी एवं अंकिता भगत झारखंड की रहने वाली, और इनका तीनों का चयन हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमने कल ही इसको मनाया। तो वर्ष 1921 से प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या था? क्योंकि आप देखोगे कि हर बार अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा तो एक थीम रखा जाता है। तो इस वर्ष अगर आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि 2021 में 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया गया उसमें क्या थीम था, तो वुमन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। अब आंसर ऑफ द डे की ओर जाते हैं। झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती हैं? तो जैसा कि मैंने पिछले करंट अफेयर में आपसे एक प्रश्न किया था, और इसका सही उत्तर हमारा होगा क्या, कि बहुत सारे दोस्तों ने सही उत्तर बताया भी, और इसका सही उत्तर हमारा है कि 32 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती हैं, और इसमें 8 को क्या विलुप्त प्राय आदिम जनजातियाँ की श्रेणी में रखा गया है। और जनगणना 2011 के अनुसार संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, और इनकी जनसंख्या कितनी है? 27 लाख से ऊपर है। इनके बाद उरांव है, फिर मुंडा है, और उसके बाद हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ते हैं जो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और
उरांव और मुंडा कुल जनजाति कितने 66% है। अकेले संथालों की आबादी कितनी है, कुल जनजातीय आबादी लगभग 32%। राज्य में 32 जनजातियाँ हैं और इनमें से 8 आदिम जनजाति है। प्रिमिटिव ट्राइब भी कहा जाता है या पीटीजी के श्रेणी में रखा गया। पीटीजी भी बोले तो अब प्रिमिटिव ट्राइब और आदिम जनजाति इनको कहा जाता है। इनको छोड़कर 24 जनजातियों की आबादी करीब 83.52 लाख है। और अब हम लोग आगे अगर आप देखिएगा कि मैंने पीटी के प्रिपरेशन के लिए क्या किया है। अभी मैं अगर झारखंड का इतिहास की बात करें तो मैं हर झारखंड के इतिहास का हर टॉपिक पे एक लेक्चर अपना दे रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था मुंडा शासन व्यवस्था में, और आप लोग का प्यार सम्मान इतना इस वीडियो पे मिला कि मुझे आगे, मैं प्लान तो किया ही था कि सारे टॉपिक पे वीडियो बनेंगे और मेरे द्वारा, सुभाष सर के द्वारा इसमें लेक्चर भी आए हुए हैं और इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप इसको देखोगे तो मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने खूब सारे बात किए और एक निचोड़ निकाल कर लाया। मतलब मुझे यह वीडियो खुद भी बहुत पसंद आता है। क्यों आता है कि अगर आप इसको एक बार ध्यान से अगर सुन लेते हो, 20 से 25 मिनट के लंबे लेक्चर हैं, तो आपको मुंडा शासन व्यवस्था की पूरी रूपरेखा समझ में आ जाएगी। 6 जेपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब टाइप्स आपको समझ में आ जाएगा। और यही तो हम लोग को चाहिए भी। होता है क्या कि एग्जाम में अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और मुंडा शासन व्यवस्था में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इजली उसको सही ऑप्शन में टिक लगाओगे। तो आपको इनको देख सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के बारे में, मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ोगे, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में हमने उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा था। उरांव का भी हमारा सेपरेट वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसको भी आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मांझी परगना शासन व्यवस्था जो मेरा लेक्चर 4 था, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, मांझी परगना शासन व्यवस्था में संथाल लोगों के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा। और अभी मेरा लेटेस्ट वीडियो जो आया है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, हो जनजाति के बारे में, जो कोल्हान के क्षेत्र में निवास करते हैं उनके बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए। और कल आप लोगों के लिए एक वीडियो आ रहा है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, इसको भी देखना और दोस्तों से साझा भी करना। मैं इसलिए बार बार करता हूँ ताकि आप अगर पीटी का प्रिपरेशन करें तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव आप टिक लगा लिए, बुक पढ़ लिए, उससे नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है, ताकि आप अगर पीटी क्लियर करने के बाद मेंस में जाओ तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में अगर आपको लिखना पड़े, तो आप अगर इस लेक्चर को सुनोगे तो बहुत सारी बातों को ब्रीफ में और सटीक बातों को लिख पाओगे। क्योंकि हम जब लिखना शुरू करते हैं तो हमें अगर पॉइंट अच्छे से पता हो तो हम बहुत चीज़ों को वहाँ में, जैसे होता है ना, हम लोग लिखना शुरू किए तो अगर आइडिया ना हो तो जो मन किया सो लिखना शुरू कर दे, तो वो हमारा रिजल्ट ख़राब करने का कारण बन जाता है। तो अगर हम इन टॉपिकों को पढ़ोगे तो एकदम टू दी पॉइंट लिख पाओगे। टू दी पॉइंट ही जेपीएससी को क्रैक करने का मूल मंत्र है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज का है संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला है। किरिंग बापला क्या है उसके बारे में आपको बताना। विवाह गीत है, त्यौहार है, मेला है, विवाह का एक प्रकार है। तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और आज का करंट अफेयर आपको पसंद आता है या पहले के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों से साझा करना है। और हम लोग अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी तरह के, हम लोग अगर करंट अफेयर्स का PDF आपको अगर चाहिए, या आप हमारे साथ जुड़ के हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आप तक कैसे पहुँच जाए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपको अपने सेपरेट ग्रुप, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग है, आपको हम उनमें आपको ऐड कर देंगे ताकि आप लगातार चीज़ों से अपडेट रहें। इसमें हम डेली नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी लेकर आते हैं। हमारा मिनी टेस्ट सीरीज भी चलता है और न्यूज़पेपर के PDF और जो मैंने आज करंट अफेयर बनाया इसका PDF भी आपको हम लोग शेयर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।